हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। और आज है 10 तारीख। और जो आज के करंट अफेयर के टॉपिक रहेंगे उसमें सबसे पहले क्या है, वांगला डांस कहाँ होता है और क्या इसकी इम्पोर्टेंस है, कब से स्टार्ट हुआ था, तो उसके बारे में देखेंगे। अभी रिसेंट में एडेप्टेशन गैप रिपोर्ट रिलीज़ हुई है, किसके द्वारा की जाती है और इसके अंदर किन किन चीज़ों के ऊपर ध्यान दिया गया है ये देखेंगे। फिर नेशनल ट्राइबल डांस फेस्टिवल हुआ था, तो डिफरेंट डिफरेंट जितने भी ट्राइब्स हैं हमारी इंडिया के अंदर, तो उनके अंदर जो जो भी डांस होते हैं, ठीक है, सारे के सारे आज हम यहाँ पे कवर कर लेंगे। तो उसके बाद से ना आपको कहीं पे पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी इससे रिलेटेड, क्योंकि डांसेस के ऊपर है ना काफ़ी क्वेश्चंस आते रहे हैं, पहले भी आते रहे हैं और आगे भी आते जाएंगे। तो क्या है ना, आज ही एक ही बार में इसको कंप्लीट करके साइड में रखेंगे। फिर एक सेवा एसोसिएशन था, सेल्फ एम्प्लॉयड वुमेंस एसोसिएशन, कब स्टार्ट हुआ, तो ये सारा कुछ पढ़ने वाले हैं। तो ये है हमारा पहला टॉपिक, एडेप्टेशन गैप रिपोर्ट। तो इसके बारे में पढ़ते हैं। अकॉर्डिंग टू यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम यूएनईपी, द एडेप्टेशन गैप रिपोर्ट 2022, इसके अंदर क्या बताया गया है, ग्लोबल एफर्ट्स इन एडेप्टेशन प्लानिंग, कि भाई इसका फाइनेंसिंग कैसा हो रहा है, कि भाई कंट्रीज़ के द्वारा इसमें कितने पैसे वगैरह अच्छे से इसको फाइनेंस किया जा रहा है या नहीं, इसके गोल्स को कंप्लीट किया जा रहा है या नहीं। इम्प्लीमेंटेशन आर नॉट इनफ टू प्रिपेयर वेल वल्नरेबल कम्युनिटीज अराउंड द वर्ल्ड टू अडोप्ट द टू द राइजिंग रिस्क फ्रॉम द इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज। तो यहाँ पे इस रिपोर्ट के अंदर क्या बताया गया है कि भाई ऑल अराउंड द वर्ल्ड कुछ कम्युनिटीज़ ऐसी हैं जो चेंजिंग एनवायरनमेंट को फेस नहीं कर पाएंगी, ठीक है, और उनके एडेप्टेशन के लिए कुछ खासा जितने भी गोल्स सेट किए गए थे ड्यूरिंग यूएनईपी यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम के दौरान, तो उनको है ना अच्छे से कंप्लीट नहीं किया जा रहा है। उस चीज़ के अंदर अच्छे से गवर्नमेंट्स के द्वारा पैसा खर्च नहीं किया जा रहा है। द रिपोर्ट फाउंड सम प्रोग्रेस ऑन अडेप्टेशन प्लान्स फ्रॉम नेशनल गवर्नमेंट्स बट दे आर नॉट बैक्ड बाय फाइनेंस, कि भाई प्लान्स तो आपने अच्छे बना लिए, उसके अंदर थोड़ी बहुत प्रोग्रेस भी कर ली, लेकिन है ना उसको पैसे वैसे तो दिए ही नहीं, बिना पैसे के आजकल कुछ होता नहीं है, ठीक है। तो वो प्लान्स है ना कागज़ के ऊपर धरे के धरे रह जाएंगे। वट आर द फाइंडिंग्स ऑफ द रिपोर्ट्स की फाइंडिंग क्या है, द थर्ड ऑफ द 197 पार्टीज टू द यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज UNFCCC हैव इनकॉर्पोरेटेड क्वालिफाइड एंड टाइम बाउंड टारगेट्स ऑन एडेप्टेशन, कि जो ये पार्टी थी, लाइक जो फोरम थी यूनाइटेड नेशन की फ्रेमवर्क ऑन कन्वेंशन एंड क्लाइमेट चेंज, इसके द्वारा है ना कुछ टाइम बाउंड टारगेट्स रखे गए थे एडेप्टेशन रिपोर्ट को लेके, ठीक है। एंड 90% ऑफ देम हैव कंसिडर्ड जेंडर एंड डिसवांटेज ग्रुप, कि भाई उसके उसमें से जो भी टारगेट्स रखे थे वो उसमें से 90% किन के लिए रखे गए थे, जो भी फीमेल्स हैं, ठीक है, और या फिर कुछ ऐसे ग्रुप्स जिनको ज़्यादा एडवांटेजेस कभी मिले नहीं, तो उनके उद्धार के लिए, ठीक है, उनको उठाने के लिए सोसाइटी के अंदर उनके वास्ते ये सब है ना प्रोग्राम्स या टारगेट सेट किए गए थे, कि ताकि वो आने वाले टाइम को अडॉप्ट कर ले अच्छे से। इंटरनेशनल अडॉप्टेशन फाइनेंस फ्लोज आर 5 to 10 times लोअर देन द रिक्वायर्ड एंड दिस गैप कंटिन्यूज टू ग्रो। तो यहाँ पे क्या बात कही गई है कि भाई जितना फाइनेंस चाहिए होगा, ठीक है, जितना पैसा लगना चाहिए, फ़िलहाल है ना करीबन उसका कुछ भी नहीं लग रहा, करीब 5 से 10 गुना कम पैसा उतना लग रहा है, ठीक है। मान लो कि लगना कितना चाहिए, 100 रुपये लगना चाहिए कहीं पे, और हम लगा कितने रहे, 5 या फिर 10 रुपये लगा रहे हैं, तो उससे है ना उससे वो काम तो होने का है ही नहीं, ठीक है, ना तो वो इधर के रहेंगे ना उधर के, बीच में काम छूट जाएगा, तो फिर मतलब क्या है। आप कागज़ के ऊपर पूरी प्लानिंग कर लेते हो कि कल मेरे को इतना पढ़ना है, ठीक है, और नेक्स्ट डे उठते हो उसका आधा भी आप स्टार्ट नहीं करते, या फिर थोड़ा सा टॉपिक स्टार्ट करोगे उसको छोड़ दोगे, तो फ़ायदा क्या हुआ ना। तो इससे बेटर तो यही था ना, आपको स्टार्ट ही नहीं करना चाहिए था। तो वो वाला सीन यहाँ पे है। फाइनेंस फॉर द अडेप्टेशन इंक्रीज टू $29 बिलियन इन 2020, कि भाई 2020 के अंदर है ना 29 बिलियन US डॉलर का इसका बजट था, ठीक है, जो कि 2019 से केवल और केवल 4% ही इंक्रीज़ हुआ है। दिस इज़ व्हेन द डेवलपिंग कंट्रीज एस्टिमेट एनुअल अडेप्टेशन नीड आर $160 to 340 बिलियन बाई 2030। तो जितनी भी डेवलपिंग कंट्रीज़ है उनके पास फंड्स इतने होते नहीं हैं, तो उनको अगर ये गोल्स को कंप्लीट करना है तो उनको करीबन 160 से 340 बिलियन 2030 तक
इतने फाइनेंस की उनको ज़रूरत पड़ने वाली है, ठीक है। और 2050 तक की बात करें तो 315 से 565 बिलियन। व्हाट आर द स्टेप्स सजेस्टेड बाय द रिपोर्ट के द्वारा क्या क्या स्टेप्स सजेस्ट किए गए हैं। पहला क्या है, नेचुरल बेस्ड अप्रोच। द रिपोर्ट हाईलाइटेड दैट द बेस्ट वे वाज टू लिंक एक्शन ऑन द मिटिगेशन एंड अडेप्टेशन इन टर्म ऑफ प्लानिंग, फाइनेंस, इम्प्लीमेंटेशन विच वुड प्रोवाइड को बेनिफिट। कि भाई आपको है ना, कोई भी आप प्लानिंग करते हो, ठीक है, उसको है ना नेचर के अकॉर्डिंग लेके चलो, ठीक है, नेचर के साथ बाइंड करके चलो, ताकि उससे क्या है ना आधा काम आपका कंप्लीट हो जाए। लाइक जितने भी इन्वायरमेंट रिलेटेड इशू होते हैं, ठीक है, उनको आगे मत इंक्रीज़ करो। डीजल और पेट्रोल व्हीकल से आप हट के किस पे सोलर या फिर बैटरी वाले जितने भी व्हीकल्स हैं जो बिजली से चलते हैं, चार्जिंग वाले हैं, तो उनके ऊपर स्विच हो जाओ। तो आधे टारगेट्स तो वैसे ही आपके कंप्लीट हो जाएंगे, ठीक है, जिसके अंदर आपका जो कार्बन एमिशन है, जितनी भी फैक्ट्रीज़ या फिर व्हीकल से जितने भी कार्बन पार्टिकल्स पॉल्यूशन निकलता है, तो वो भी अपने आप ऑटोमेटिक ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। एक सॉल्यूशन करोगे उसके साथ है ना कई बीमारियां ख़त्म हो जाएंगी। क्लाइमेट अडेप्टेशन, कंट्रीज़ नीड टू बैक द स्ट्रॉन्ग वर्ड्स इन ग्लासनो क्लाइमेट पैक्ट विद स्ट्रॉन्ग एक्शन टू इंक्रीज द अडेप्टेशन इन्वेस्टमेंट एंड आउटकम्स एट स्टार्टिंग एट COP27। COP27 जो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी अभी होने वाली है, तो उसके अंदर क्या है कि आपको है ना स्ट्रॉन्ग एक्शन और इन्वेस्टमेंट भी अच्छी करनी पड़ेगी। ऐसा ऐसा है ना, ऐसा प्लान आपको लेके चलना पड़ेगा, और प्लान ही नहीं, उसको कंप्लीट भी करना पड़ेगा। इंक्रीज फाइनेंसिंग फॉर एडेप्टेशन, there is a need for the developed countries to provide a clear roadmap for their promise of doubling the finance for adaptation to $40 billion, which was decided at 26 COP in Glasgow। तो यहाँ पे क्या कहा गया है कि जितनी भी डेवलप्ड कंट्रीज़ थी, ठीक है, डेवलप्ड, तो उन्होंने क्या वादा किया था, क्या प्रोमिस किए थे कि वो है ना अडेप्टेशन जो ये जितने भी गोल्स को कंप्लीट करना है उनके लिए फाइनेंस को डबल कर देंगे, ठीक है। करीबन अभी कितना था, पहले कितना था, करीबन 20 से 25 बिलियन था, तो ये क्या कह रहे थे कि हम 40 बिलियन के अराउंड उसको ले जाएंगे। और ये डिसाइड कब हुआ था, ग्लासगो के अंदर जो हुआ था ना COP26, ठीक है, COP26 यानी कि कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी। ग्लासगो कहाँ है, ये है यूके के अंदर, यूनाइटेड किंगडम। तो वहाँ पे ये फैसला लिया गया था, लेकिन फिर भी क्या ये फेक प्रोमिस रहते हैं, इनके कभी पूरे होते नहीं हैं। ए न्यू बिजनेस मॉडल, द वर्ल्ड अर्जेंटली नीड अ न्यू बिजनेस मॉडल फॉर टर्निंग अडेप्टेशन प्रायोरिटी इनटू इन्वेस्टेबल प्रोजेक्ट सच एज मिसमैच बिटवीन व्हाट द गवर्नमेंट प्रपोजेस एंड फाइनेंसेस कंसिडर इन्वेस्टेबल। कि यहाँ पे क्या बात किया कहा गया है कि भाई जो जो मिसमैच रहते हैं, गवर्नमेंट कुछ प्रपोज करती है, इन्वेस्टमेंट कंपनियाँ कुछ प्रपोज करती हैं, तो जो भी उनके बीच में इश्यूज़ हैं उनको ख़त्म करके और जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं उनको आगे बढ़ाया जाए, उनके अंदर इन्वेस्टमेंट की जाए, ताकि जो भी गोल्स हैं वो हमारे कंप्लीट हो जाए। और सबसे बड़ी बात, मॉडर्न मॉडिफाइड वार्निंग सिस्टम, इसके ऊपर मैंने पहले भी पढ़ाया था, कौन सी रिपोर्ट आई थी मेरे को अभी रिसेंट में ध्यान नहीं है। तो वहाँ पे क्या बात कहा गया, नहीं वो स्पेशली ये टॉपिक ही ये था, तो उसके अंदर बोला गया था जितनी भी डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं तो उनके पास फंड्स की कमी नहीं है, पैसों की कमी नहीं है, तो उनको क्या कहा गया था कि आपको जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं उनके अंदर मॉडिफाइड वार्निंग सिस्टम के अंदर इन्वेस्ट करना चाहिए। और मॉडिफाइड वार्निंग सिस्टम क्या है, जैसे भी कोई नेचुरल कैलमिटी आनी होती है, ठीक है, कोई नेचुरल आपदा आने वाली होती है, तो उससे पहले हर एक चीज़ है ना अपने सिम्टम्स दिखाती है, ठीक है। तो जो भी उस चीज़ को निपटने के लिए, उसको वार्निंग देने के लिए, हमको बताने के लिए ऐसा सिस्टम आपको डेवलपिंग कंट्रीज़ के अंदर भी क्या है ना बनाना पड़ेगा, ठीक है। और उसके अंदर लगता है बहुत सारा पैसा, जो कि डेवलपिंग कंट्रीज़ के पास तो वैसे ही नहीं। अब आपने देखा होगा नेपाल जैसा देश है, ठीक है, यहाँ पे क्या है ना इतनी बड़ी इंडस्ट्रीज़ है नहीं। ऑटोमोबाइल्स की बात करें तो वो भी नहीं है। यहाँ पे क्या है ना सारी CBU यूनिट्स आती हैं जो कि बाहर से, जैसे कि इंडिया से बन के यहाँ पे डायरेक्ट वहाँ पे गाड़ियाँ जाती हैं। तो वो एक तो वहाँ पे लैंड की कमी है, ठीक है, दूसरी वहाँ पे इन्वेस्टमेंट की कमी है, फाइनेंस उनके पास नहीं है। तो वहाँ पे कौन इन्वेस्टमेंट कर सकता है, डेवलप्ड कंट्रीज़ कर सकती है जिनके पास पैसा है। तो देखो नेपाल को भी तो सीधी सी बात है, ऐसी ऐसी आपदाओं से बचने की ज़रूरत है। और वो कैसे बच पाएगा, जितने भी बड़े बड़े नेशन हैं जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं वो आके वहाँ पे हेल्प करेंगे तब। तो ये उसी पे बात है, ताकि जो एक्सट्रीम वेदर कंडीशन है उसके बारे में ये वार्निंग सिस्टम हमको बता दे, है ना। सी का जो लेवल है ना वो राइज़ हो रहा है, तो वो भी इसी से हमको पता लगता है।
व्हाट आर द इंडियाज़ इनिशिएटिव रिगार्डिंग द क्लाइमेट फाइनेंस के अकॉर्डिंग इंडिया ने क्या क्या स्टेप्स लिए। नेशनल अडेप्टेशन फंड फॉर क्लाइमेट चेंज, इट वॉज एस्टेब्लिश्ड इन 2015, 2015 के अंदर इसको एस्टेब्लिश किया गया था ताकि जो क्लाइमेट चेंज के जितने भी गोल्स हैं उसको हम है ना क्या कर ले, अचीव कर लें। ठीक है। नेशनल क्लीन एनर्जी फंड, द फंड वॉज क्रिएटेड टू प्रमोट क्लीन एनर्जी एंड फंडेड थ्रू एन इनिशियल कार्बन टैक्स ऑन द यूज़ ऑफ कोल बाई इंडस्ट्रीज़। जितने भी कोल इंडस्ट्रीज़ थी उनके द्वारा, देखो जब वो कोल इंडस्ट्री काम करती है तो सीधी सी बात है कार्बन तो रिलीज़ करेंगी, और उसी के ऊपर उनके ऊपर क्या लगा दिया गया, कार्बन टैक्स लगा दिया गया। ठीक है। इट इज़ अ गवर्न बाई इंटर मिनिस्ट्रियल ग्रुप विद अ फाइनेंस सेक्रेटरी एज अ चेयरमैन। तो इसका चेयरमैन कौन रहेगा, फाइनेंस सेक्रेटरी रहेगा। इट मैंडेट इज़ टू फंड रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑफ द इनोवेशन क्लीन एनर्जी टेक्नोलॉजी इन फॉसिल एंड नॉन फॉसिल फ्यूल्स बेस्ड सेक्टर। तो जो ये पैसा आएगा कार्बन टैक्स वगैरह से, तो इसका काम ये कहाँ पे लगाएगा, ये सारा का सारा पैसा लगेगा R&D में। R&D बोले तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट के अंदर, ताकि हम है ना क्लीन एनर्जी कैसे बना सकते हैं। नेशनल अडेप्टेशन फ़ंड की बात करते हैं तो ये 2014 के अंदर बनाया गया था। इसके अंदर करीबन 100 करोड़ रुपए डाले गए थे ताकि जो जो भी गैप्स हैं, लाइक जो जो हमारे एम्स हैं, जितने भी एम्स हैं जो हमको कंप्लीट करने हैं, गोल्स करने हैं कंप्लीट, तो उनको हम इजीली कर सकते हैं। और ये किसके द्वारा ऑपरेट किया गया था, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के द्वारा। व्हाट इज़ यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम, UNEP प्रोग्राम है क्या, जो हम अभी पढ़ रहे थे जिसके द्वारा ये रिपोर्ट रिलीज़ करी गई थी। UNEP इज़ अ ग्लोबल एनवायरनमेंट अथॉरिटी, जो कि 5 जून 1972 के अंदर बनी थी। इसका फंक्शन क्या है, ग्लोबल एनवायरनमेंट एजेंडा को प्रमोट करना, उठाना। ठीक है। प्रमोट द सस्टेनेबल डेवलपमेंट विद यूनाइटेड नेशन सिस्टम एंड सर्व एज द अथॉरिटिव एडवोकेट फॉर ग्लोबल एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन। कि भाई धरती को लेके जितना भी क्लाइमेट चेंज है, कुछ भी होता है पेड़ पौधों से रिलेटेड, तो सारा का सारा ये संभालती है। ये कुछ रिपोर्ट्स रिलीज़ करती है, लाइक एमिशन गैप रिपोर्ट, ग्लोबल एनवायरनमेंट आउटलुक, फ्रंटियर, इन्वेस्ट इनटू हेल्दी प्लेनेट, ये सब इसके द्वारा रिलीज़ करी जाती हैं। मेजर कैंपेन की बात करें तो बीट पॉल्यूशन, UN75, वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे, वाइल्ड फॉर लाइफ। ये सब टॉपिक है ना मैं करीबन अभी 10वीं या 11वीं बार पढ़ा रहा हूँ। हर तीसरे दिन के अंदर इन रिपोर्ट्स का जिक्र होता है। अब अभी तो हमने क्या देखा है, अडेप्टेशन रिपोर्ट देखी, इससे पहले एमिशन गैप की बात आई थी तब भी हमने ये पूरा पढ़ा था, ग्लोबल एनवायरनमेंट आउटलुक आया था तब भी पढ़ा था, फ्रंटियर आया था तब भी पढ़ा था। तो ये है ना, जैसे ये टॉपिक्स आते हैं ये सब कुछ दोबारा कवर होता है, इससे आपकी रिवीजन भी हो जाती है ना। UNEP का हेडक्वार्टर का है नायरोबी के अंदर, जो कि कहाँ पे, केन्या के अंदर। व्हाट इज़ द यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, नायरोबी से कुछ याद आता है आपको, बताना ज़रा। UNFCCC was signed in 1992 at the United Nations Conference of Environment and Development, also known as Earth Summit, जो कि कहाँ हुआ था, रियो कॉन्फ्रेंस के अंदर हुआ था, रियो समिट के नाम से इसको जाना जाता है। इंडिया इज़ अमंग द सेलेक्ट फ्यू कंट्री टू हैव होस्टेड कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी के डिफरेंट जितने भी 3 कन्वेंशन है रियो के अंदर जो चुने गए थे, वो इंडिया होस्ट कर चुका है, लाइक क्लाइमेट चेंज के ऊपर, बायोडाइवर्सिटी के ऊपर और लैंड के ऊपर भी। यूनाइटेड नेशन ये जो है UNFCCC, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क ऑन कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, ये कब फोर्स में आया था, 1994 के अंदर आया था, और 197 कंट्रीज़ ने इसको साइन किया था। इट इज़ अ पेरेंट ट्रीटी ऑफ 2015 का जो पेरिस एग्रीमेंट है उसके द्वारा इस ट्रीटी को लागू किया गया था। इट इज़ आल्सो द पेरेंट ट्रीटी ऑफ 1997 क्योटो प्रोटोकॉल। इसका सेक्रेटरीट का क्या है, यूनाइटेड नेशन एंटिटी टास्क्ड विद द सपोर्टिंग द ग्लोबल रिस्पांस टू द थ्रेट ऑफ क्लाइमेट चेंज, और ये कहाँ पे, बोन के अंदर, जो कि जर्मनी के अंदर है। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है कि जो ग्रीन हाउस गैसेज का कंसनट्रेशन है एटमॉस्फेयर के अंदर, उसको क्या करा जाए, स्टेबलाइज किया जाए। ठीक है, उसको डेंजरस लेवल तक ना पहुँचने दिया जाए। अब बात करते हैं सेल्फ एम्प्लॉयड वुमेंस एसोसिएशन, सेवा। इसकी शुरुआत किसने की थी, इसके फाउंडर कौन थे, एलाबेन भट्ट। ये हैं एलाबेन भट्ट, अभी रिसेंटली ये पास अवे हो गए थे। ठीक है। ये जो है ना बेसिकली क्या है, इनके विचार कैसे थे, गांधीयन थे। ठीक है, जो गांधी जी के विचार थे,
तो उन विचारों पे ये चलती थी और बेसिकली वुमेंस के एम्पावरमेंट के लिए ये लड़ती थी, उनको उठाने के लिए आगे आगे कदम उठाती थी। फॉर हर वर्क, इनके वर्क की बात करें तो इनको न्यूमेरियस एलोकेट्स प्राप्त हो चुके हैं, ठीक है, जिसके अंदर कई नेशनल और इंटरनेशनल अवार्ड हैं, लाइक पद्म भूषण, मैग्सेसे अवार्ड, है ना, इंदिरा गांधी सद्भावना अवार्ड, ये सब इनको मिल चुके हैं। शी वॉज आल्सो द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एंड अ मेंबर ऑफ प्लानिंग कमीशन ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। She used all the opportunity to bring about a structural improvement in the condition of Indian women, कि भाई जो इंडियन वुमेंस की जो दुर्दशा थी पहले, उसको सुधारने में इनकी काफ़ी बड़ी भूमिका रही है। शी आल्सो ज्वाइन द टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन इन 1955, जो टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन है उसको इन्होंने ज्वाइन किया 1955 में। ए यूनियन दैट अमर्ज्ड आफ्टर अ टेक्सटाइल स्ट्राइक लेड बाय महात्मा गांधी इन 1918। जब महात्मा गांधी जी ने 1918 के अंदर टेक्सटाइल जो स्ट्राइक हुई थी, कहाँ पे हुई थी, ये हुई थी अहमदाबाद में, अहमदाबाद मिल स्ट्राइक, काफ़ी फेमस है, आपने पढ़ा भी होगा मॉडर्न हिस्ट्री में। अगर नहीं पढ़ा है तो मैंने इसकी क्लास ले रखी है, तो आप प्लेलिस्ट के अंदर जाके देख सकते हैं। तो उसके बाद से टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन बनी थी। इला भट्ट का जो वर्क है वो किसको बेसिकली नज़र में रख के काम करता है, वुमेंस को, ठीक है। व्हाट इज़ द सेल्फ एम्प्लॉयड वुमेंस एसोसिएशन, जिसको शॉर्ट फॉर्म में क्या बोला जाता है, सेवा। सेवा वाज बोर्न आउट ऑफ द टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन एंड फाउंडेड बाय अनुसुया साराभाई एंड महात्मा गांधी इन 1920। 1920 के अंदर अनुसुया साराभाई और महात्मा गांधी जी के द्वारा टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन का गठन किया गया, लेकिन इसको रजिस्टर नहीं किया गया एज अ ट्रेड यूनियन 1972 तक, ठीक है, बिकॉज जो इसके मेंबर्स थे वो क्या थे, एम्प्लॉयर नहीं थे, ठीक है, और ना ही उनको एज अ वर्कर देखा जाता था। 1981 में आफ्टर द एंटी रिजर्वेशन राइट्स इन विच भट्ट वॉज टारगेटेड, ठीक है, जिसके अंदर भट्ट को टारगेट किया गया। भट्ट कौन थी, जो इलाबेन भट्ट थी, इनको टारगेट किया गया 1981 के अंदर जो दंगे हुए थे रिजर्वेशन को लेके, फॉर सपोर्टिंग द कोटा ऑफ फॉर दलित इन मेडिकल एजुकेशन। इन्होंने जो दलित समाज है उनको इन्होंने सपोर्ट किया था कि भाई उनको मेडिकल एजुकेशन के अंदर कोटा मिलना चाहिए। इस वजह से जो TLA था, TLA क्या है, टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन, ये ब्रोक हो गया, टूट गया, और फिर क्या बना, एक नया सेवा ग्रुप, ठीक है, जो सेल्फ एम्प्लॉयड वुमेन एसोसिएशन था। 1974 के अंदर सेवा बैंक एस्टेब्लिश किया गया, जो कि स्मॉल लोन्स प्रोवाइड करता था पुअर वुमेन्स को। इट इज़ एन इनिशिएटिव दैट रिकॉग्नाइज द ILO इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन एज ए माइक्रो फाइनेंस मूवमेंट विद एन एनुअल मेंबरशिप फीस। जो इनकी मेंबरशिप की फ़ीस केवल कितनी थी, केवल 10 रुपये थी, जो कि सेवा अलाउ एनीवन हु इज़ सेल्फ एम्प्लॉयड कैन बिकम अ मेंबर। इट इज़ ए नेटवर्क, इट्स नेटवर्क इज स्प्रेड अक्रॉस 18 इंडियन स्टेट इन अदर कंट्रीज ऑफ साउथ एशिया, साउथ अफ्रीका एंड लैटिन अमेरिका, वहाँ तक इनके नेटवर्क फैले हुए थे। It has helped rehabilitate women in personal and even political or social crisis by empowering them through skill and training। भाई उनको स्किल और ट्रेनिंग प्रोवाइड करते थे, जिससे फिर वो अपनी आगे की लाइफ अच्छे से चला पाते थे। इट साइमल्टेनियसली प्रोवाइडेड एम्प्लॉयमेंट टू वुमेन्स एंड प्रमोट कोऑपरेटिव प्रोडक्शन, कंजप्शन एंड मार्केटिंग ऑफ टेक्सटाइल विच कंस्टिट्यूटेड टू द कोर ऑफ इंडियाज इंडस्ट्रियलाइजेशन। It also decisively influenced the cause of trade unionism and labor movement in India। उसके अंदर भी इन्होंने काफ़ी बढ़ चढ़ के भाग लिया। What are the अचीवमेंट क्या थी सेवा की? द अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर सोशल सिक्योरिटी एक्ट 2018, ठीक है, ये इन्हीं के स्ट्रगल के बाद से लागू हुई हैं जितनी भी एक्ट्स हैं। नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन 2011, स्ट्रीट वेंडर एक्ट 2014। तो ये सेवा के कुछ स्ट्रगल्स थे, उसके बाद से ये स्टार्ट किए गए। जो प्रधानमंत्री की जो PM स्वनिधि जो स्कीम है वो इन्हीं के माइक्रो फाइनेंस मॉडल से प्रेरित है। ड्यूरिंग द पेंडेमिक के समय, जब अभी जो कोविड-19 हुआ था, तो जो सेवा समिति है इन्होंने लॉन्च किया था अनुबंध नाम से, एक तरह का ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म था जिसके अंदर सेलर्स कनेक्ट हो सकते थे बायर्स से, टू कीप द किचन फायर्स बर्निंग थ्रू द लॉकडाउन। द एफर्ट ऑफ सेवा टू चेंज द लाइव्स ऑफ ओवर 2.1 मिलियन मेंबर्स। करीबन 1 मिलियन में कितने होते हैं, 10 लाख, ठीक है, तो यहाँ पे कितने हो गए, 21 लाख मेंबर्स की इन्होंने लाइफ चेंज कर दी।
अब बात करते हैं वंगला डांस की। द ओपनिंग सेरेमनी ऑफ द राइजिंग सन वाटर फेस्ट 2022 वॉज कंडक्टेड एमिस्ट द प्रिस्टीन सराउंडिंग ऑफ उमियन लेक एट मेघालय। उसके सराउंडिंग में इसको अभी क्या है कंडक्ट किया गया था। द मेंबर्स ऑफ गारो ट्राइब कम्युनिटी परफॉर्म वांगला डांस ऑन द ओकेजन ऑफ द राइजिंग द सन वाटर फेस्ट 2022। गैरो ट्राइब के द्वारा इसको किया जाता है, जो कि बेसिकली कहाँ पे, मेघालय के अंदर। व्हाट इज़ वांगला डांस? द वांगला इज़ आल्सो नोन एज द फेस्टिवल ऑफ 100 ड्रम्स एंड इज सेलिब्रेटेड विद डिफरेंट फॉर्म ऑफ डांसेज ऑन द ट्यून्स ऑफ फोक सॉन्ग्स। जो इनके पुराने रीति रिवाजिक जो जितने भी सॉन्ग्स हैं ना, जो गीत वगैरह हैं, उनके ऊपर इसको परफॉर्म किया जाता है। ड्रम्स और प्रिमिटिव फ्लूट जो बांसुरी होती है, जो कि बनाई जाती है बेफेलो के सींग से। जो भैंस वगैरह उनके जो सींग होते हैं उनसे वो फ्लूट्स वगैरह बनाई जाती हैं, बांसुरी। दिस फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन द ऑनर ऑफ सन गॉड। जो सूर्य देव है उनके ऑनर में इसको बनाया जाता है। एंड मार्क द एंड ऑफ लॉन्ग हार्वेस्टेड सीजन। द सेलिब्रेशन आल्सो सिग्निफाइज द एंड ऑफ अ लॉन्ग टॉयल period in the field of Garo tribe before the start of the winters. For the Garo tribe in Meghalaya, the festival is a way to preserve and promote their cultural identity and they exhibit their tradition in their celebration. अब बात करते हैं गैरो कम्युनिटी है क्या। ठीक है, ये खुद को क्या बोलते हैं, अचिक्स बोलते हैं, जो कि सेकंड लार्जेस्ट ट्राइब है मेघालय के अंदर। द अदर टू मेजर ट्राइब्स ऑफ मेघालय आर खासी पीपल एंड जैंतिया पीपल। ठीक है, खासी और जैंतिया दो और ट्राइब भी हैं इनके बाद में। गैरो हैव अ स्ट्रॉन्ग ट्रेडिशन दैट दे केम फ्रॉम तिब्बत। तो ये इनका मानना क्या है, ये तिब्बत से आए। एंड दे हैव अ नंबर ऑफ डायलैक्ट्स एंड कल्चरल ग्रुप्स। कि भाई इनकी कुछ है ना खुद की कल्चरल जो पुरानी जो बोली है, ठीक है, वो वहाँ पे बोली जाती है। और कुछ कल्चरल ग्रुप्स भी हैं। ईच ऑफ देम ओरिजिनली सेटल्ड एट अ पार्टिकुलर एरिया ऑफ गारो हिल्स एंड आउटलिंग प्लेन लैंड्स। However, the culture of the modern गैरो कम्युनिटी हैज़ बीन ग्रेटली इन्फ्लुएंस्ड बाय क्रिश्चियनिटी। कि भाई जो फ़िलहाल की जो गैरो कम्युनिटी है, तो उनका जो कल्चर है वो किससे सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंस्ड है, क्रिश्चियनिटी से। नोक पेंट्स आर द ग्लोरी ऑफ द पास्ट एंड ऑल द चिल्ड्रंस आर गिवन इक्वल केयर, राइट एंड इम्पोर्टेंस बाय मॉडर्न पेरेंट्स। कि भाई जो फ़िलहाल के जो बच्चे हैं उनको हर तरह के राइट्स इक्वली प्रोवाइड है, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो। ऐसा क्यों कहा है मैंने, अभी आपको पता लगेगा। कि जो पहले के टाइम में जो गैरो मैरिज होती थी वो रेगुलेट होती थी दो इंपॉर्टेंट लाइव्स लॉ से, एक्सोगेमी और एकिम, अकॉर्डिंग टू बिलोंगिंग टू द सेम क्लैन। मैरिज आर नॉट अलाउड विद इन द सेम क्लैन। सेम क्लैन के अंदर जो इनका सेम क्लैन या फिर कुनबा कह लो, उसके अंदर आप शादी नहीं कर सकते हो। ठीक है, दूसरे में आपको करना पड़ेगा। अकॉर्डिंग टू एकिम लॉ, ए मैन एंड अ वुमेन who has one contracted marriage will never be free remarry person of another clan even after the death of his or spouse। यहाँ पे क्या बोला गया, अगर आपने एक बार को शादी कर ली किसी से भी, ठीक है, चाहे वो मेल ने और फीमेल ने शादी कर ली, ठीक है, अब ये दोबारा अपनी लाइफ में शादी नहीं कर सकते किसी के साथ। भले ही ये एक्सपायर हो जाए, ये अकेला रह गया तो ये भी नहीं कर सकता, ये एक्सपायर हो गया, ये अकेली रह गई, तब भी ये कहीं शादी नहीं कर सकते। The Garo are one of the few remaining matrilineal society in the world. The individual take their clan title from their mothers. जो टाइटल्स मिलता है वो यहाँ पे मिलता है माँ से, ना कि बाप से। ट्रेडिशनली द यंगेस्ट डॉटर इनहेरिटेड द प्रॉपर्टी ऑफ हर मदर। जो यंगेस्ट डॉटर होती है उसी को माँ की पूरी जायदाद वगैरह मिलती है। तो देखो, बाकी जो हमारी जितने भी स्टेट्स हैं उनसे काफ़ी डिफरेंट कल्चर है इनका। जो बेटा है वो घर पिता का घर छोड़ देता है जैसे ही वो प्यूबर्टी अटेन करता है, ठीक है। एंड ट्रेन इन द विलेज बैचलर डोमेट्री। आफ्टर गेटिंग मैरिड द मैन लिव इन द वाइफ्स हाउस। यहाँ पे देख रहे हो, शादी करने के बाद घर जमाई बनना पड़ेगा। यहाँ पे सोच लो, गैरोज आर द ओनली इन मैट्रियार्कल सोसाइटी बट नॉट मैट्रियार्कल, मैट्रीलिनियर सोसाइटी नॉट मैट्रियार्कल। कि भाई जो यहाँ पे पुरुष प्रधान वाला सीन नहीं है, ठीक है, यहाँ पे वुमेंस का चलता है सब कुछ राज। नेशनल ट्राइबल डांस फेस्टिवल। आर्टिस्ट फ्रॉम अक्रॉस द वर्ल्ड टेक पार्ट इन थर्ड एडिशन ऑल ओवर द वर्ल्ड, ठीक है, थर्ड एडिशन ऑफ नेशनल ट्राइबल डांस फेस्टिवल इन रायपुर, जो कि छत्तीसगढ़ के अंदर स्टेट फाउंडेशन के उपलक्ष्य में इसको करवाया गया था। यहाँ पे करीबन 1,500
डांसर्स ने इंडिया से और कंट्री लाइक मोजाम्बिक्यू, मंगोलिया, टोंगा, रसिया, इंडोनेशिया, मालदीव्स, सर्बिया, न्यूजीलैंड, इजिप्ट, इतने देशों से यहाँ पे आके डांसर्स ने पार्टिसिपेट किया। व्हाट इज़ नेशनल ट्राइबल डांस फेस्टिवल? तो ये छत्तीसगढ़ का एक ग्रैंड फेस्टिवल है, ठीक है, जो कि ट्राइबल कम्युनिटीज़ को और उनके कल्चर्स को दर्शाता है, ना कि इंडिया में बट अक्रॉस द ग्लोब, पूरे वर्ल्ड के अंदर। इट ऑर्गेनाइज्ड अंडर द टूरिज्म एंड कल्चरल डिपार्टमेंट ऑफ छत्तीसगढ़। दिस फेस्टिवल एम्स टू यूनाइट द ट्राइबल कम्युनिटी एंड प्रोवाइड एन अपॉर्चुनिटी टू एजुकेट देम देयर रिच कल्चर फॉर ऑल। तो जब पहला ऐसा डांस फेस्टिवल था 2019 के अंदर ऑर्गेनाइज़ किया गया था, फिर सेकंड 2021 के अंदर, अब जो थर्ड है वो कब है? 2022 के अंदर। 2020 के अंदर क्यों नहीं करवाया गया? क्योंकि उस टाइम पे कोविड ज़्यादा चला हुआ था। व्हाट आर द इंडियन फोक्स एंड ट्राइबल डांस ऑफ इंडिया? जो इंडिया के कितना जो ट्राइबल डांस है एक बार वो देख लेते हैं। लाइक असम के अंदर क्या है? भागु, रंबा, बिहू, बोरथल, असम, झूमर, ये इस टाइप के कुछ डांस के फॉर्म्स हैं, तो वो असम के अंदर किए जाते हैं। अरुणाचल के अंदर बात करें तो बोडो चाम, छत्तीसगढ़ के अंदर राउ नच्चा, गोवा के अंदर फुगड़ी, गुजरात के अंदर डांडिया रास और गरबा, हिमाचल प्रदेश के अंदर नाटी, हरियाणा के अंदर रास लीला, जम्मू कश्मीर की बात करें तो धूमल, और केरला में तो बहुत तरह के होते हैं, चाकियार कोठू, डफमोटू, भाई ये बहुत अजीब अजीब नाम है, एक बार आप पढ़ लेना। मध्य प्रदेश की बात करें तो गिरदा मांझ, मटकी, फूलपत्ती, नागालैंड में चांगलो, नागालैंड ओके, एक और है चिरो, और महाराष्ट्र के अंदर लावनी, परवी नाच, पंजाब की बात करें तो भंगड़ा, गिद्धा, किकली, उड़ीसा में चाऊ, गोटीपुआ, बाघ नाच, दालखाई, धाप, घुमरा, कामरा नाच और केसा बगड़ी। तो ये बाकी भी कुछ स्टेट्स हैं, तो अपनी अपनी स्टेट्स का तो खैर आपको पता ही होना चाहिए, रटा हुआ होना चाहिए, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चंस आपसे इंटरव्यू में भी पूछे जा सकते हैं और आपके स्टेट्स एग्ज़ाम के अंदर तो ये हेल्प करने वाले हैं, ठीक है। तो ये कुछ डांस फॉर्म्स थे, ये आपको ऑन द टिप्स होने चाहिए। मैं भी इनको एक बार फिर से देखूँगा। तो ये थी आज की क्लास, तो बताइएगा कैसा लगा। अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने अपने ग्रुप्स के अंदर। एंड इसकी जो PDF आपको कहाँ पे मिलेगी? मेरे टेलीग्राम पेज के ऊपर, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा। तो थैंक यू, हैव ए नाइस डे।